Good afternoon, everybody students. I am Pawar sir. Today we are going to learn history second chapter. Second chapter name is historiography, Indian tradition. Okay. Student, I hope dear students you are studying well at home as we also taking your lesson online with good care to assist you to prepare at home and giving assignment regularly, and it has been checked by us regularly. Today I would like to request your parents to cooperate you with the management and pay the fees so that we can get our salary. Please cooperate. Yesterday before, few videos completed 10 standards, and today new point start. Point name is Indian historiography, various ideological frameworks. पेज नंबर 10. पेज नंबर 10 पे देखो, यहाँ पे इंडियन हिस्टोरियोग्राफी वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क, यहाँ से स्टार्ट होने वाला है. पेज नंबर 10. फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डेट एंड स्टैंडर्ड 10 डेट 19 अगस्त 2020. सब्जेक्ट हिस्ट्री. सेकंड लेसन नेम इज हिस्टोरियोग्राफी. इंडियन ट्रेडिशन. Indian tradition, and today's point name is Indian historiography. Indian historiography. Indian historiography, various ideological framework. Do you understand? Look at the textbook and listen carefully. तो देखो, इससे पहले हमने एंशियंट ट्रेड, मिडिवल ट्रेड एंड मॉडर्न ट्रेड के बारे में हिस्ट्री पढ़ा था. तो आप जो है ये जो इंडियन हिस्टोरियोग्राफी वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क, जैसे कि इंडिया के ऊपर किन किन ब्रिटिश लोगों ने हिस्ट्री बनाई है और उसमें और इंडियन लोगों की कैसी ओपिनियन है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. तो फर्स्ट पॉइंट है उसमें colonial historiography. The earlier scholars who studied and wrote Indian history were mainly British officers and Christian missionaries. तो देखो, स्कॉलर स्टडीज एंड रोट इंडियन हिस्ट्री. तो ये जो कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी किसे कहते हैं, जो ब्रिटिश ने जब रूल किया था उस समय की जो हिस्ट्री थी उसे कहते हैं कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी, ब्रिटिश के रूल के टाइम की हिस्ट्री. तो वहाँ पर जो ये रोड किया था, मतलब रिटर्न किया था, वो हिस्ट्री जो थी वो ब्रिटिश ने की थी. और उसके बाद देखो क्रिश्चियन मिशनरी क्या करते थे, अपने रिलीजियस मतलब धर्म के लिए, रिलीजियस के प्रसार के लिए वो क्या करते थे, हर कंट्री में आते थे, अपने रिलीजियस के बारे में बताते थे लोगों को. देयर prejudice is clearly reflected in the way some of them have ridiculed Indian culture. Ridiculed मतलब क्या, भला बुरा कहना इंडियन कल्चर को. प्रेजुडिस मतलब बैड बताना, इंडियन कल्चर बैड है उसके बारे में भला बुरा बोलना, उसे कहते हैं रिडिक्यूलर. तो भला बुरा कहते थे इंडियन कल्चर को, और उनके जो कल्चर है, जो फॉरेनर कल्चर है ब्रिटिश के, उनके कल्चर को क्या करते थे, अच्छा बताते थे. ऐसा रिटर्न करते थे उनकी हिस्ट्री में. जब भी इंडियन हिस्ट्री के बारे में जब राइट करते थे ये ब्रिटिश हिस्टोरियोग्राफर, तो ऐसे वो राइट करते थे. Their writing were used to justify to colonial British rule. और ये देखो वो क्या करते थे, फिर जस्टिफाई करते थे कॉलोनियल कि जब ब्रिटिश का रूल था तब वो ब्रिटिश के रूल के अंदर उसको
कॉलोनी जस्टिफाइज करने का काम करते थे। द 5 वैल्यूज ऑफ कैम्ब्रिज हिस्ट्री, अभी जो कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया है ये कितने वैल्यू में, 5 वैल्यू में, अंडरलाइन करके रखो। एंड पब्लिश ड्यूरिंग द 1922 to 1937, इसमें वो पब्लिश होती है 5 वैल्यू। सी कॉमन एरा आर डिस्टिंक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ कॉलोनियल हिस्टोरिक प्रॉब्लम, तो ये ब्रिटिश के रूल के टाइम की हिस्ट्री थी। सेकंड पॉइंट है उसमें ओरिएंटलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी, मतलब क्या कि जो प्राच्य विद्या के इतिहासकार थे उनके क्या ओपिनियन थे, उन्होंने क्या क्या बताया था हिस्ट्री के बारे में, ये हम देखने वाले हैं। मेनी यूरोपियन स्कॉलर्स फेल्ट क्यूरियस अबाउट सिविलाइजेशंस एंड कंट्रीज ऑफ द ईस्ट। अभी देखो ये जो सिविलाइजेशन थे ये कौन सी कंट्री के साइड के थे, तो ये सब यूरोपियन जो स्कॉलर थे ये इस साइड के थे। Some of those scholars had administration and respect for them, और फेल हुए थे स्कॉलर जो थे ये एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और रिस्पेक्ट के बारे में ये फेल थे। These scholars were known as the Orientalists, और ये ऐसे स्कॉलर को क्या कहा जाता है, ओरिएंटलिस्टिक कहा जाता है, मतलब जो प्राच्य विद्या के टाइम के स्कॉलर थे, ओरिएंटलिस्टिक हिस्टोरी थी, उन्हें ओरिएंटलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफर कहा जाता है। The Orientalistic studies the similarities between Sanskrit and some of the European language। अभी ये क्या करते थे कि कुछ सिमिलरिटी जो बिटवीन थे संस्कृत लैंग्वेज एंड यूरोपियन लैंग्वेज में रिटर्न करते थे। संस्कृत की पढ़ाई करके उसको किस में रिटर्न कर देते थे, यूरोपियन लैंग्वेज में। जो संस्कृत थी हमारे इंडिया की, जो हमारी जो मदर है रियल लैंग्वेज, जो मदर लैंग्वेज अगर कहा गया पूरे कंट्री की हमारी, तो संस्कृत थी। पहले उस संस्कृत लैंग्वेज में से ही ये सब लैंग्वेज बनी है, फिर हिंदी, मराठी, हमारी बंगाली, तमिली, जो भी लैंग्वेज इंडिया की ये किस से बनी है, फिर ये संस्कृत में से बनी है। तो इस लैंग्वेज का वो स्टडी करके वो यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देते थे। दे फोकस सम ऑफ अ वैदिक ट्रेडिशन एंड संस्कृत लिटरेचर। वैदिक वेद होते हैं हमारे, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऐसे जो हमारे 4 वेद है, तो उसे उस वेद में भी वो रिटर्न करने का काम करते थे, उसमें से लेते थे। देयर स्टडीज रिजल्ट इनटू द फॉर्मुलेटिंग द नोशन ऑफ एन एशियन लैंग्वेज दैट कुड बी द मदर ऑफ ऑल इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। तो ये मदर लैंग्वेज में रिटर्न करने का काम करते थे। इंडो मतलब इंडिया के, ओके, और यूरोपियन उनके लैंग्वेज में फिर उसको ट्रांसफर करने का काम ये जो ओरिएंटल हिस्टोरियोग्राफर थे वो ये रिटर्न करने का काम करते थे हिस्ट्री को। इन 1784 सर विलियम जोन्स फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी इन कोलकाता। तो 1784 में, ये याद रखो, अंडरलाइन करके रखो वहाँ पर, 1784 में क्या किया था विलियम जोन्स ने, ये देखो यहाँ पर विलियम जोन्स, ये वाले विलियम जोन्स, तो उन्होंने क्या किया था कि एक फाउंडेड किया था एशियाटिक सोसाइटी को। कहाँ पे किया था, कोलकाता में। इट ओपन द डोर्स एंड फॉर रिसर्च इन एंशिएंट इंडियन लिटरेचर एंड हिस्ट्री। तो उसमें क्या था, ओपन द डोर्स फॉर रिसर्च इन एंशिएंट इंडियन लिटरेचर, इंडियन की लिटरेचर के बारे में पढ़ाई करके उसको ओपन करके उसकी जानकारी लेना, ये उनका एम था। इसलिए उन्होंने क्या फाउंडेशन किया था, एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता। Among the Orientalistic scholars, Friedrich Max Muller deserved a special mention. उन्होंने स्पेशल मेंशन किया था। In his opinion, Sanskrit was the most ancient language of an Indo-European language. तो इसमें से ओपिनियन हुआ था ये सब, तो संस्कृत लैंग्वेज में से हुआ था। संस्कृत लैंग्वेज में से सबको समझ में आता और उसको एशियाटिक लैंग्वेज ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कहा जाता है। He was deeply interested in the Sanskrit literature. He first translated the Sanskrit text of हितोपदेश। देखो ट्रांसलेट किया था संस्कृत का, एक संस्कृत लैंग्वेज का एक टेक्स्ट था, उसका नाम था टेक्स्ट ऑफ हितोपदेश इन जर्मन लैंग्वेज। उसका किस में ट्रांसफर किया था, संस्कृत का जर्मन लैंग्वेज में, उसमें वेद थे हमारे। He was the editor of 50 values of the
sacred books, उस बुक का नेम क्या था फिर? द sacred book of the which he also complied ऋग्वेदा। अब हमारे ऋग्वेदा, अथर्ववेदा ऐसे वेद है हमारे 4 वेद जो है, उस वेदा में का ही था पार्ट ऋग्वेदा में, which has been the published in 6 वैल्यूम, और कितने वैल्यूम में पब्लिश किया था उसने? 6 वैल्यूम, वो जर्मन में ट्रांसफर किया था। He translates ऋग्वेदा इन जर्मन, तो ऋग्वेदा को जर्मन में ट्रांसलेट करने का काम किया था विलियम्स जोन्स ने। Laterally, Edwards, said to scholar who has re-evaluated the Orientalistic writing, has thrown light on the imperialistic interest of the Orientalistic scholars. तो ये से इंपेरियलिस्टिक इंटरेस्टेड जो ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर थे, ये क्या करते थे? इंडियन की जो संस्कृत वाली लैंग्वेज के जो भी हमारे वेद थे, ये एक के बारे में जानकारी जर्मन लोगों को ही मालूम होना चाहिए, ब्रिटिश लोगों को ही मालूम होना चाहिए, इसलिए वो क्या करते थे? ये हिस्टोरियोग्राफर इस लैंग्वेज में की पहले पढ़ाई करते थे, संस्कृत की पढ़ाई करते थे, संस्कृत को समझ के लेते थे, और उसके बाद में वो क्या करते थे? उसे अपनी लैंग्वेज में ट्रांसफर करने का काम करते थे। तो ऐसे यहाँ पर जो हमारी जर्मन लैंग्वेज में जो ट्रांसफर किया था हितोपदेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर अंडरलाइन करके रख लो हितोपदेश। हितोपदेश ये जो बुक था, ये किसने रिटर्न किया था और कौन सी लैंग्वेज में था? ये फिल इन द ब्लैंक, चूज द करेक्ट ऑप्शन, मैच द पेयर, वन वर्ड वन लाइन क्वेश्चन के लिए भी ये आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए हितोपदेश कौन सी लैंग्वेज में था तो वो मालूम होना चाहिए। पहले वो कौन सी लैंग्वेज में था? संस्कृत लैंग्वेज में था। उसका ट्रांसलेट कौन सी लैंग्वेज में हुआ? जर्मन लैंग्वेज में था। किसने रिटर्न करने का काम किया था? विलियम जोन्स ने किया था। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। पहले वाला कौन सा था? ओरिएंटलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। अब ये ओरिएंटलिस्ट जो हिस्टोरियोग्राफर थे, ये सब फॉरेनर थे सब। उन्होंने सिर्फ अपने ही कल्चर के बारे में अच्छा बताया था और इंडियन कल्चर को उन्होंने भला बुरा कहा था, बैड कहा था, और वहाँ पर हमारे लोग होने चाहिए, हमें वहाँ पर ज़्यादा ओपिनियन मिलना, ज़्यादा हमें वहाँ पर बेनिफिट मिलना चाहिए, ये उनका एम था। क्योंकि इंडियन लोग कैसे थे, ये ज़्यादा लिटरेचर थे, लिटरेचर नहीं थे ज़्यादा, और उनको क्या करना चाहिए? हमारे जैसे ही कॉलोनियल करना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को वहाँ पर अपॉइंटमेंट करके रखना चाहिए, हमको यहाँ पे रखना चाहिए, और हम जैसे कहेंगे वैसा उनको करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत एजुकेटेड नहीं है, उन्हें हमारे रूल से ही चलना चाहिए। ये किनकी ओपिनियन थी? सब ये ब्रिटिश लोगों की ओपिनियन थी। इसलिए उस हिस्टोरियोग्राफी को क्या कहा जाता है? ओरिएंटलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। ये सब ब्रिटेन के हिस्टोरियोग्राफ, फॉरेनर के हिस्टोरियोग्राफ थे। अब नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी किसे कहते? जो हमारे कंट्री के जो हिस्टोरियोग्राफर थे, हमारे कंट्री के, वो हमारे कंट्री के बारे में क्या लिखते हैं, हमारे कंट्री के बारे में जो भी है वो सही बताएंगे, गलत बताएंगे क्या हमारे कंट्री के बारे में? नहीं, जो सच्चा है वही बताएंगे। तो उसे कहा जाता है कि नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। अब इसमें नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी में हम देखने वाले हैं, उसके पहले यहाँ पर ये पॉइंट हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। ओके, नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।